बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का पहाड़ पर घर, खेती और रसोई। सुबह का समय है। आसमान में काले बादल छाए होते हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती है। पांचों बेटे काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बेटा, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा, संभाल कर जाना। माँ चिंता मत करो, काम भी जरूरी है, जल्दी लौट आएंगे। लगता है आज बारिश कुछ ज्यादा ही होने वाली है। पांचों भाई घर से निकल जाते हैं। कुछ ही देर के बाद आसमान में तेज गर्जना शुरू होती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लगातार बारिश हो रही होती है। दोपहर हो जाती है। देखते ही देखते रास्ते, खेत और गलियां सब पानी से भर जाती हैं। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं हमारे बेटे को कितनी परेशानी हो रही होगी। परेशानी तो होगी, लेकिन वो छोटे बच्चे नहीं कि तुम इतनी चिंता कर रही हो। कच्चे रास्तों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। खेत पूरी तरह डूब चुके हैं और घरों की दीवारों से पानी टपक रहा है। गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर चिंता से बारिश देख रहे हैं। हर साल भाई ऐसी ही बारिश होती है। 2-4 दिन में पानी अपने आप उतर जाएगा। हमारे बाप दादा भी यहीं रहे थे, हम भी यहीं रहेंगे। गांव छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे बारिश से डरकर कोई अपना घर छोड़ता है क्या? पांचों बहुएं घर से बाहर निकलती हैं। उनकी नजरें डूबे हुए खेतों, बहते रास्तों और धीरे धीरे धंसती जमीन पर टिक जाती है। हर साल बारिश होती थी लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब लग रहे हैं। खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस बार बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर हम अब भी कुछ नहीं करेंगे तो अगली बारिश तक शायद ये घर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मुझे भी लग रहा है कि अब सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। हमें कोई नया रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। पांचों बेटे अलग अलग काम से लौटते हैं। सबके कपड़े भीगे हुए हैं, चेहरे उदास हैं और हाथ खाली हैं। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। लगता है हालात जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। जितनी उम्मीद लेकर निकले थे सब बेकार हो गई। अब समझ नहीं आता आगे क्या होगा। कोई भी ये नहीं बताता कि उनका काम पूरी तरह बंद हो चुका है। रात हो चुकी है। पूरा परिवार आंगन में बैठा है। बाहर तेज बारिश के साथ बिजली कड़क रही है। हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। आखिर कब तक हम ऐसे ही सब कुछ बर्बाद होते देखते रहेंगे? तो बताओ क्या करें? क्या हमारे कहने से बारिश रुक जाएगी? बारिश नहीं रुक सकती, लेकिन हम अपने लिए कोई नया रास्ता तो चुन सकते हैं। नया रास्ता सोचने से पेट नहीं भरता, उसके लिए भी पैसे चाहिए। लेकिन अगर यहाँ रहना ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाए तो फिर यहीं क्यों रुके रहें? अरे बस करो अब। हर साल बारिश आती है, लेकिन हमने कभी गांव छोड़ने की बात नहीं की। बाबूजी, इस बार सिर्फ बारिश नहीं हो रही, जमीन भी धीरे धीरे धंस रही है। ये पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या हुआ भाई? जो होगा यही होगा। हम अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यही मेरा आखिरी फैसला है। पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है। तभी तेज बिजली कड़कती है और घर की एक दीवार भयंकर आवाज के साथ ढह जाती है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन पांचों बहुओं के चेहरों पर डर नहीं बल्कि हौसला होता है। अगली सुबह बारिश कुछ हल्की पड़ते ही वो सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाती हैं। ऊंची जमीन और पुराना खलिहान दोनों ही पानी की चपेट में होते हैं। काफी देर भटकने के बाद वो थककर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पूरा गांव पानी में डूब रहा है। हमें एक भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां परिवार सुरक्षित रह सके। अगर हमें कोई सुरक्षित जगह ही नहीं मिली तो आखिर हम सब क्या करेंगे? तभी कमला देवी वहां पहुंच जाती हैं। वो बहुओं को देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे बहुओं, तुम सब सुबह से यही हो? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। माँ जी, हम पूरे गांव में सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे लेकिन कहीं भी उम्मीद नहीं मिली। कमला देवी कुछ पल दूर पहाड़ की तरफ देखती हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। पता है, जब मैं छोटी थी तब मेरे बाबा मुझे एक पुरानी कहानी सुनाया करते थे। पांचों बहुएं ध्यान से उनकी बात सुनने लगती हैं। बहू, सालों पहले ऐसे ही भयंकर बारिश आई थी। तब कुछ परिवार पहाड़ की ढलान पर जाकर बस गए थे। वहाँ पानी कभी नहीं रुकता था। बारिश का सारा पानी अपने आप नीचे बह जाता था। सच माँ जी, क्या वहाँ लोग सुरक्षित रहते थे? हाँ, वहाँ रहना आसान नहीं था, लेकिन वो जगह इस गांव से कहीं ज्यादा सुरक्षित थी। अगर पानी ऊपर नहीं रुकता तो वहाँ घर भी सुरक्षित रह सकता है। और अगर ढलान पर सीढ़ियों जैसी खेती करे तो मिट्टी भी नहीं बहेगी। रसोई भी चट्टान की ओट में बनाई जा सकती है। इससे बारिश का असर भी कम होगा। पांचों बहुएं एक दूसरे की ओर देखती हैं।
पहली बार उनके चेहरों पर उम्मीद की हल्की मुस्कान दिखाई देती है। इतना मत सोचो बहुओं, घर में मर्द भी हैं। उनके रहते हम अपने मन से इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। चलो अब घर चलते हैं। शाम का समय हो जाता है। पूरा परिवार फिर से आंगन में एक साथ बैठा है। हमने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? हम पहाड़ पर नया घर बनाएंगे, वहीं से अपने परिवार की नई शुरुआत करेंगे। कुछ पल के लिए पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है। पहाड़ पर? तुम लोग सच में ऐसा सोच रही हो या मजाक कर रही हो? वहाँ आखिर रहता कौन है? ऐसा भी कोई करता है क्या? बारिश के मौसम में पहाड़ पर घर बनाओगी? हाँ, यह सोच भी कैसे लिया? बिल्कुल नहीं, इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा, बात यहीं खत्म। बाबूजी, अगर हम यहीं रुके रहे तो अगली बारिश शायद ये घर भी नहीं छोड़ेंगी। और पहाड़ पर जाकर क्या महल बना लोगी? हाँ? तभी कमला देवी पहली बार श्यामलाल की बात बीच में रोक देती हैं। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ होती है। बस बहुत हो गया। अगर हमारी बहू अपने परिवार को बचाने के लिए सोच रही है तो कम से कम उनकी पूरी बात तो सुननी चाहिए। पूरा आंगन एकदम शांत हो जाता है। सबकी नजरें कमला देवी पर टिक जाती हैं। अरे तुम भी अब इनकी तरफ हो गई हो क्या? हाँ? हाँ, अगर उन्हें लगता है कि पहाड़ पर हमारे परिवार की उम्मीद है तो मैं इनके साथ हूँ। पांचों बहुएं भावुक होकर कमला देवी की ओर देखने लगती हैं। दूसरी तरफ पांचों बेटे और श्यामलाल एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। किसी को ये फैसला पसंद नहीं आता, लेकिन पहली बार उन्हें एहसास होता है कि इस बार पांचों बहुएं पीछे हटने वाली नहीं हैं। रात का समय है। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह से किसी ने खाना नहीं बनाया। पांचों बेटे श्यामलाल और कमला देवी आंगन में बैठे हुए हैं। अरे बहुओं, आज खाना मिलेगा भी या नहीं? नहीं, आज खाना नहीं मिलेगा। अगर खाना खाना है तो अब पहाड़ पर बनने वाली रसोई में ही मिलेगा, वरना आज कोई खाना नहीं मिलेगा। श्यामलाल हैरानी से पांचों बेटों की तरफ देखने लगते हैं। उधर क्या देख रहे हैं आप? ये पांचों तो पहले से ही निकम्मों की तरह दिन भर पड़े रहते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो अब फैसला भी आपको ही करना होगा। अगले दिन बारिश हल्की पड़ चुकी है। पांचों बहुएं अपने अपने कमरों से एक एक गठरी लेकर बाहर निकलती हैं। उनके पीछे कमला देवी चल रही हैं। मजबूरी में पांचों बेटे और श्यामलाल भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। आस पड़ोस के लोग अपने अपने दरवाजों पर खड़े होकर पूरे परिवार को जाते हुए देखने लगते हैं। और देखो, सच में निकल पड़े ये लोग। बारिश में पहाड़ पर घर बनाएंगे क्या? 2 दिन बाद रोते हुए वापस यहीं पर आ जाएंगे। ज्यादा चिंता ना करो। लगता है बहुओं ने पूरे परिवार का दिमाग ही खराब कर दिया है भैया। पांचों पति शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं। देख लिया, तुम्हारी वजह से पूरा गांव हमारा मजाक उड़ा रहा है। अगर आज लोग हंस रहे हैं तो हंसने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनना तो हमें पड़ रहा है ना। आज ताने सुन लेंगे, लेकिन कल पछताना ना पड़े, इसलिए ये कदम उठा रहे हैं। पता नहीं किस घड़ी में तुम पांचों को अपने घर की बहू बनाकर ले आए थे। कमला देवी चुपचाप बहुओं के साथ चलती रहती हैं। पांचों बहुएं बिना कुछ बोले पहाड़ की ओर बढ़ती हैं। कुछ देर के बाद पूरा परिवार पहाड़ की तलहटी में पहुंच जाता है। ऊपर घना जंगल, बड़ी बड़ी चट्टानें और तेजी से बहता बारिश का पानी साफ दिखाई दे रहा है। यहीं रहना है हमें? यहाँ तो ठीक से चलने का रास्ता भी नहीं है, तो रहना कैसे संभव होगा? अरे चलो, देख लिया ना, अब वापस चलते हैं। तभी निशा आसपास की जमीन को ध्यान से देखने लगती है। वो मिट्टी उठाकर हाथ में मलती है, पेड़ों की जड़ों को देखती है और बारिश के पानी का बहाव ध्यान से समझती है। फिर मुस्कुरा देती है। रुकिए, यहाँ देखिए, इस तरफ की मिट्टी बिल्कुल नहीं बह रही है। सब नीचे देखते हैं और नेहा कहती है, ये सही कह रही है। इस तरफ पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखे हुए हैं। और उधर देखिए, बारिश का पानी उस चट्टान से टकराकर दोनों तरफ बह रहा है। यहाँ कहीं भी पानी नहीं रुक रहा। मतलब हमारा घर यही बनेगा। वाह, अब तुम लोग इंजीनियर भी बन गई। हाँ, मजाक मत उड़ाओ, पहले पूरी जगह को ठीक से देख तो लो। पांचों बहुएं अपने अपने हुनर में माहिर होती हैं। कोई खेतीबाड़ी संभालने में, कोई बांस और लकड़ी से आशियाना खड़ा करने में, कोई मिट्टी का चूल्हा और रसोई संभालने में, तो कोई पानी का जुगाड़ करने में, कोई नई खोज और सब्जी की क्यारी तैयार करने में। यही हुनर पहाड़ पर उनकी नई जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद उन्हें रहने के लिए पहाड़ पर एक सुरक्षित जगह मिल जाती है। थोड़ी ही देर में पांचों वहीं इकट्ठा हो जाती हैं। हर किसी के पास नई उम्मीद और नया जुगाड़ होता है।
जंगल में हमें मजबूत बेलें आसानी से मिल जाएंगी। उधर सीढ़ी नुमा खेती हो सकती है, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। 2 चट्टानों के बीच रसोई बनाई जा सकती है, वहाँ हवा भी बहुत कम लगती है। छत का पानी सीधे नीचे मोड़ देंगे, इससे घर में पानी भी नहीं टपकेगा और छत भी सुरक्षित रहेगी। और सबसे मजबूत नींव भी इसी जगह बनेगी। पांचों पति एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। पहली बार उनके चेहरों पर हल्का सा आश्चर्य साफ दिखाई देता है। अगली सुबह पहाड़ पर बारिश फिर से तेज हो चुकी है। पांचों बहुएं बिना समय गंवाए घर बनाने का काम शुरू कर देती हैं। पांचों पति और श्यामलाल थोड़ी दूर खड़े होकर चुपचाप उन्हें देखते रहते हैं। प्रिया सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों को ध्यान से देखने लगती है। वो एक बड़ा पत्थर चुनती है और उसके ऊपर छोटा पत्थर रखने वाली होती है, तभी रुक जाती है। छोटे पत्थर नीचे नहीं, नीचे सिर्फ बड़े पत्थर लगेंगे, तभी दीवार मजबूत बनेगी और कभी नहीं गिरेगी। प्रिया भारी पत्थर को धक्का देती है, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो दोबारा पूरी ताकत लगाती है, तभी बाकी चारों बहुएं भी उसके साथ आ जाती हैं। पांचों मिलकर पहला बड़ा पत्थर उसकी सही जगह पर पहुंचा देती हैं। थोड़ी दूर पूजा एक लंबी लकड़ी से जमीन पर निशान बनाने लगती है। दीवार बिल्कुल सीधी नहीं बनेगी, इसे थोड़ा तिरछा बनाना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? ताकि बारिश का पानी अपने आप नीचे उतर आए। इससे दीवार पर पानी का दबाव भी कम पड़ेगा और घर ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तभी पहाड़ के किनारे काम करते समय प्रिया जिस पत्थर पर खड़ी होती है वो अचानक खिसक जाता है। प्रिया नीचे की तरफ फिसलने लगती है। चारों बहुएं घबराकर उसकी तरफ दौड़ती हैं। निशा तुरंत एक मोटी बेल पकड़ लेती है। रिया और नेहा बेल को कसकर खींचती हैं, लेकिन प्रिया पूरी तरह नहीं रुक पाती। तभी दूर खड़े पांचों पति दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। रोहित सबसे पहले प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। बाकी चारों भाई भी मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पांचों पति बिना कुछ कहे चुपचाप पीछे हट जाते हैं। तभी नीचे रास्ते से गुजर रहे गांव वाले उन्हें देखकर फिर ताने मारते हैं। अरे कहा था ना पहाड़ कोई खेल नहीं है। फिर भी रहने चले आए यहाँ। अरे आज तो बच गई, लेकिन ऐसी हरकतें करोगे तो कल शायद नहीं बचोगे। देखा लोग हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। प्रिया धीरे धीरे उठती है, अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ती है और रोहित की आंखों में देखकर बोलती है, लोग आज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ हमारी मेहनत दिखाई दे रही है। जिस दिन यही मेहनत एक मजबूत घर बन जाएगी, उसी दिन सबको हमारी बात समझ आएगी। उसी दिन यही लोग हमसे रास्ता पूछकर यहाँ तक आएंगे। हम ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने पूरे परिवार के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। पांचों पति चुप हो जाते हैं। इस बार कोई भी बहुओं की बात का जवाब नहीं देता। पहली बार उनके चेहरों पर गुस्से की जगह गहरी सोच दिखाई देने लगती है। एक तरफ पहाड़ पर बनता अधूरा घर दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ नीचे बारिश में डूबता हुआ पूरा गांव। तेज बारिश के बीच भी पांचों बहुओं की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही है। पांचों बहुएं बिना समय गंवाए फिर से काम में जुट जाती हैं। आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन नींव हर हाल में पूरी करनी है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक हमारी बाकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पांचों बहुएं बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करने लगती हैं। थोड़ी दूर खड़े पांचों पति चुपचाप सब देखते रहते हैं। बहुओं के दूसरी ओर जाते ही रोहित नींव के पास बड़ा पत्थर रख देता है। आदित्य बांस ले आता है। सुरेश रास्ता साफ करने लगता है, जबकि दीपक और राहुल मिलकर भारी लकड़ियां उठा लाते हैं। थोड़ी देर के बाद पांचों बहुएं वापस लौटती हैं। अरे ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ कैसे आ गया? अभी तो ये सब नीचे पड़े थे। पांचों पति तुरंत दूसरी तरफ देखने लगते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो और उन्होंने कुछ किया ही ना। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। वो समझ जाती हैं कि बिना कुछ कहे मदद शुरू हो चुकी है। शाम होते होते घर की नींव पूरी तरह से तैयार हो जाती है। कमला देवी हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती हैं। आज पहली बार लग रहा है कि हमारा ये सपना सच भी हो सकता है। थोड़ी दूर खड़े श्यामलाल चुपचाप नींव को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन पहले जैसा विरोध भी अब दिखाई नहीं देता। अगली सुबह बारिश फिर से तेज हो जाती है। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही है। घर बनाने के लिए रखी सारी लकड़ियां पूरी तरह भीग चुकी हैं। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। अगर खाना ही नहीं बनेगा तो कोई काम भी नहीं कर पाएगा। ऐसे सब लोग जल्दी ही थक जाएंगे। रिया दो बड़ी चट्टानों के बीच जाकर खड़ी हो जाती है। वो कुछ देर हवा की दिशा महसूस करती है और फिर ऊपर से गिरते बारिश के पानी को ध्यान से देखने लगती है। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
बस हमारी रसोई यही बनेगी। लेकिन यही क्यों, दूसरी जगह भी तो बना सकते हैं। देखो यहाँ हवा सीधी अंदर नहीं आ रही है और ये दोनों चट्टानें बारिश को भी रोक रही हैं। अगर रसोई यही बनेगी तो आग आसानी से जलती रहेगी। सच कह रही हो, ये जगह सबसे सुरक्षित लग रही है। रिया बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर छोटा सा चूल्हा बनाती है। उसके ऊपर बांस रखकर छोटी सी छत तैयार करती है। बाकी चारों बहुएं भी उसका हाथ बटाने लगती हैं। रुको बहुओं, मैंने कुछ सूखी पत्तियां पहले से कपड़ों में लपेट कर बचा कर रखी थी, शायद आज काम आ जाए। कमला देवी सावधानी से सूखी पत्तियां निकालती हैं। रिया उन्हें चूल्हे में रखती है। थोड़ी कोशिश के बाद आग जल उठती है। जलती हुई आग देखकर सबके चेहरों पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। अरे सच में इतनी बारिश में भी आग जल गई। अगर हिम्मत और समझ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान बन जाते हैं। उसी समय पहाड़ के नीचे वाले रास्ते से कुछ गांव वाले गुजर रहे होते हैं। वो रुककर ऊपर देखने लगते हैं। अरे वाह, अब तो इन्होंने पहाड़ पर रसोई भी बना ली। लेकिन लगता है इनका दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ है। बारिश में खाना बनाएंगे, मुझे तो लगता है ये लोग दुआ ही खा कर रह जाएंगे। 2 दिन और रुक जाओ, फिर यही लोग अपना सामान उठाकर वापस नीचे भागते दिखाई देंगे। सब गांव वाले जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। पांचों पति फिर वही ताने चुपचाप सुनते रहते हैं। आखिर कब तक लोगों की ये बातें सुनते रहेंगे हम? हर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है। जिस रास्ते पर पहले कभी कोई नहीं चला, उस रास्ते पर कदम रखने वालों को शुरुआत में हमेशा ताने ही सुनने पड़ते हैं। एक दिन यही लोग हमारी मिसाल देंगे। रोहित इस बार कुछ नहीं कहता। वो गांव वालों की तरफ देखने के बजाय चुपचाप वापस जाकर काम में लग जाता है। बाकी चारों पति भी बिना कुछ बोले उसका साथ देने लगते हैं। कुछ देर के बाद पहली बार पहाड़ की उस छोटी सी रसोई में खाना बनना शुरू हो जाता है। रिया ताजा बारिश का पानी उबालती है, जंगल से लाई हुई पत्तियों पर रोटियां सेकती है। चूल्हे से उठती गर्म खुशबू पूरे पहाड़ पर फैल जाती है। कितनी भी मुश्किल आ जाए, अब हमारे घर का चूल्हा कभी बंद नहीं होगा। पूरा परिवार पहली बार एक साथ बैठकर पहाड़ पर पहला भोजन करता है। सबके चेहरों पर संतोष और नई उम्मीद साफ दिखती है। आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारा नया घर नहीं बल्कि एक नई जिंदगी जन्म ले चुकी है। बारिश अब थोड़ी रुक चुकी है। पहाड़ पर ठंडी हवा चल रही है। नेहा पूरे पहाड़ की ढलान को बहुत ध्यान से देखने लगती है। वो मिट्टी उठाकर हाथ में मलती है, उसकी खुशबू महसूस करती है और पत्थरों की दिशा को गौर से देखती है। कुछ देर के बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। बस खेती यही होगी, यही जगह सबसे सही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हाँ? भला पत्थरों पर भी कहीं खेती होती है? बाबूजी, पत्थरों पर नहीं, पत्थरों के बीच जो उपजाऊ मिट्टी बची है, खेती वहाँ होगी। अगर उसे सही तरीके से रोक लिया जाए तो फसल भी उगेगी। अगर मिट्टी को बहने से बचा लिया तो ये जगह भी खेत बन सकती है। बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन करना इतना आसान नहीं होता। कोशिश करने वालों के लिए मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं बाबूजी। नेहा छोटी छोटी सीढ़ी नुमा क्यारियां बनाना शुरू कर देती है। बाकी चारों बहुएं बड़े और छोटे पत्थर लाकर उसकी मदद करने लगती हैं। धीरे धीरे क्यारियों का आकार बनने लगता है। ये देखकर पांचों पति और श्यामलाल हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अरे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पहाड़ पर भी ऐसा किया जा सकता है। सच कहूं, मुझे भी अब इनकी बातों पर थोड़ा भरोसा होने लगा है। थोड़ी देर के बाद निशा पहाड़ी जंगल की तरफ चली जाती है। वो सूखी पत्तियां, मजबूत बेलें और गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठा करके वापस लौटती है। इतनी सारी पत्तियां क्यों लेकर आई हो? अगर बारिश का पानी सीधे मिट्टी पर गिरेगा तो सारी मिट्टी बह जाएगी। इन पत्तियों से मिट्टी सुरक्षित रहेगी। यानी प्रकृति की चीजों से ही प्रकृति को बचाएंगे। नेहा उन सूखी पत्तियों को सावधानियों से क्यारियों के ऊपर बिछा देती है। अब बारिश का पानी सीधे मिट्टी पर नहीं गिरेगा, इससे मिट्टी भी बची रहेगी और उसकी नमी भी लंबे समय तक बनी रहेगी। मेरी बहुओं ने तो सच में पहाड़ को भी जीना सिखा दिया। माँ जी, अभी तो बस शुरुआत है। एक दिन यही जगह हरे भरे खेतों से भर जाएगी। शाम होने लगती है। पूरे दिन की मेहनत के बाद पांचों बहुएं थक कर एक तरफ बैठ जाती हैं। उनके चेहरों पर थकान है, लेकिन आंखों में संतोष साफ दिखाई देता है। थोड़ी दूर पर बैठे पांचों पति चुपचाप उन्हें देख रहे होते हैं। रोहित बिना कुछ कहे पानी का घड़ा उठाकर बहुओं के पास रख देता है। आदित्य चुपचाप सभी औजार साफ करने लगता है। सुरेश अगले दिन के लिए अच्छे बांस काटने की जगह ध्यान से चिन्हित कर देता है। दीपक और राहुल भी बिना कुछ बोले लकड़ियों और पत्थरों को व्यवस्थित करने लगते हैं।
लगता है अब हमें बिना कहे ही साथ मिलने लगा है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब मदद छिपी नहीं रह जाती। श्यामलाल ये सब चुपचाप देखते रहते हैं। पहली बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं दिखाई देता। वो धीरे धीरे अधूरी दीवार के पास जाते हैं, एक बड़ा पत्थर उठाते हैं और बिना किसी से कुछ कहे उसे दीवार में ठीक से फिट कर देते हैं। कमला देवी ये सब देख लेती हैं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। परिवार तब सबसे मजबूत बनता है जब बिना बोले भी सब एक दूसरे का हाथ थाम ले। एक तरफ अधूरा लेकिन हर दिन मजबूत होता घर, तो दूसरी तरफ तैयार होती है पहली सीढ़ी नुमा खेती, और उनके बीच खड़ा पूरा परिवार जो अब बिना शब्दों के एक दूसरे का साथ देना सीख चुका था। कई दिनों के बाद आसमान थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी क्यारियों में पहली हरी पत्तियां निकल आई हैं। पांचों बहुएं उन्हें देखकर खुशी से मुस्कुरा रही हैं। देखो, हमारी मेहनत आखिर रंग लाने लगी है। भगवान करे अब ये फसल हमेशा सुरक्षित रहे। तभी दूर जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आने लगती हैं। झाड़ियों में तेज हलचल होती है। कुछ ही पल में जंगली सुअरों का झुंड क्यारियों की तरफ दौड़ पड़ता है। अरे, हमारी फसल! सब घबरा जाते हैं। जंगली सुअर क्यारियों को उखाड़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें जल्दी भगाओ। पांचों बहुएं उनकी तरफ दौड़ती हैं, लेकिन जंगली सुअर नहीं भागते। तभी पूजा चारों तरफ ध्यान से देखती है। उसकी नजर पास रखे बांसों और पेड़ों से लटक रही सूखी लौकियों पर पड़ती है। उसे तुरंत एक उपाय सूझ जाता है। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्दी बांस उठाओ और बेल काट कर ले आओ। खाली बर्तन ले आओ, इधर पत्थर भी लगा दो। कुछ ही मिनटों में पांचों बहुएं बांसों पर खाली बर्तन और सूखी लौकियां बांध देती हैं। जैसे ही हवा चलती है, तेज खड़खड़ाहट होने लगती है। आवाज सुनते ही सारे जंगली सुअर डरकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं, और तब सभी राहत की सांस लेते हैं। यह तरीका सच में बहुत अच्छा था। तुमने बहुत समझदारी दिखाई। पूजा रोहित की ओर देखती है। रोहित चुपचाप नजरें झुका लेता है। शाम होते ही बारिश फिर तेज हो जाती है। सभी क्यारियों को बचाने में जुट जाते हैं और इस बार पांचों पति बिना कुछ कहे साथ देने लगते हैं। बहुएं मुस्कुरा उठती हैं। तभी रात होते होते तेज बारिश के बीच एक जोरदार धमाका गूंजता है। पहाड़ का एक हिस्सा दरकने लगता है और बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़कने लगते हैं। सब लोग जल्दी बाहर आ जाओ। पूरा परिवार तुरंत बाहर निकल आता है। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है। अगर दरार और बढ़ी तो नया घर टूट सकता है। मैंने पहले ही कहा था, पहाड़ पर रहना कोई आसान बात नहीं है। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें अभी इसका रास्ता निकालना होगा। पूजा ध्यान से बारिश के पानी का बहाव देखने लगती है। कुछ देर के बाद उसे समझ में आ जाता है कि दरार पानी के दबाव की वजह से बढ़ रही है। अगर पानी का बहाव दूसरी तरफ मोड़ दे तो शायद ये दरार बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन इतनी तेज बारिश में ये कैसे होगा? कोशिश किए बिना हमें कभी पता नहीं चलेगा। सब तुरंत काम में जुट जाते हैं। प्रिया और रोहित बड़े बड़े पत्थर लाते हैं। नेहा मिट्टी भरने लगती है। रिया और कमला देवी टोकरियों में छोटे छोटे पत्थर लाती हैं। निशा बेलों से सबको मजबूती से बांधने लगती है। श्यामलाल कुछ पल तक सबको चुपचाप देखते रहते हैं। फिर पहली बार बिना किसी बहस के खुद फावड़ा उठाते हैं और पानी की नई नाली खोदने लगते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बाबूजी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। अरे वाह! परिवार की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि मुश्किल समय में सब एक हो जाते हैं। करीब 1 घंटे की लगातार मेहनत के बाद बारिश का पानी दूसरी दिशा में बहने लगता है। पहाड़ की दरार बढ़ना बंद हो जाती है। सब थक कर वहीं बैठ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। अगर आज आपने हमारा साथ नहीं दिया होता तो शायद हम ये भी नहीं कर पाते। अगली सुबह बारिश पूरी तरह रुक चुकी होती है। सूरज की पहली किरणें पहाड़ पर पड़ती हैं। नया घर मजबूती से खड़ा होता है। खेती भी सुरक्षित बच गई होती है और रसोई भी सही सलामत होती है। लगता है हमारी सारी मेहनत आखिर सफल हो गई। श्यामलाल धीरे धीरे घर की दीवार के पास जाते हैं। कुछ देर तक उसे बड़े ध्यान से देखते रहते हैं। फिर बहुओं की तरफ मुड़ते हैं। मैं गलत था। मैं समझता था कि तुम लोग अपनी जिद और जीत के लिए लड़ रही हो, लेकिन आज समझ में आया कि तुम सब इस पूरे परिवार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। पांचों बहुओं की आंखें नम हो जाती हैं। बाबूजी, हमें आपकी इजाजत नहीं चाहिए थी, हमें सिर्फ आपका भरोसा चाहिए था। श्यामलाल पहली बार मुस्कुरा देते हैं। उसी समय पहाड़ के नीचे वाले रास्ते से कुछ गांव वाले गुजरते हैं। उनकी नजर ऊपर बने घर पर पड़ती है और वो रुक जाते हैं। अरे, इनका घर तो अभी भी मजबूती से खड़ा है भाई।
इतनी तेज बारिश के बाद भी इसे कुछ हुआ नहीं, और देखो इनकी खेती भी पूरी तरह बच गई। इस बार कोई नहीं हंसता। सब लोग चुपचाप ऊपर बने घर और खेतों को देखते रह जाते हैं। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा है। कमला देवी सबको गर्मा गर्म खाना परोस रही हैं। रिया की बनाई रसोई से धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। रिया, उस दिन जब तुम पहाड़ से फिसली थी ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। प्रिया उसकी तरफ देखने लगती है। इस बार रोहित पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अब समझ में आया कि तुम सिर्फ घर नहीं बना रही थी, बल्कि तुम हम सबका भविष्य बना रही थी। जब तुमने पहाड़ पर आने की बात कही थी, हमने ही सबसे ज्यादा विरोध किया था। लोगों की बातों में आकर हमने तुम्हें ही गलत समझा। आज समझ आया कि तुम घर नहीं बल्कि हमारा भविष्य बना रही थी। पांचों पति अपनी अपनी पत्नियों का हाथ पकड़ लेते हैं। आज समझ में आया कि घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, परिवार के भरोसे से बनता है, और इस परिवार का सबसे बड़ा भरोसा मेरी बहुएं हैं। कमला देवी खुशी से पांचों बहुओं को गले लगा लेती हैं। पूरा परिवार एक साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अब ये सिर्फ पांचों बहुओं का सपना नहीं रहा, बल्कि पूरे परिवार का सपना बन चुका है। जब परिवार एक हो जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी पड़ जाती है। पहाड़ पर मजबूती से खड़ा नया घर, उसके पास लहलहाती सीढ़ी नुमा खेती, रसोई से उठता धुआं और दूर नीचे बारिश से जूझता पूरा गांव। अब सबको समझ में आ चुका था कि सच्ची समझदारी डर कर रुकने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। एक दिन आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था। आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, मन बहुत घबरा रहा है। तभी इतनी जोरदार बिजली कड़कती है कि पूरा पहाड़ कांप उठता है। कुछ ही सेकंड के बाद बादल फट जाता है। पहाड़ की दूसरी दिशा से पानी का विशाल सैलाब गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। अरे नीचे देखो, पूरा पानी गांव की तरफ जा रहा है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपने अपने घरों से बाहर भागने लगते हैं। कच्चे घर एक एक करके गिरने लगते हैं। खलिहान बह जाते हैं, गोदाम टूट जाते हैं और पशु रस्सियां तोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे बचाओ, कोई हमें बचाओ। जल्दी पहाड़ की तरफ भागो, वहीं जान बच सकती है। पूरा गांव जान बचाने के लिए पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ता है। ऊपर खड़ा पूरा परिवार ये सब देख रहा होता है। नीचे बहुत लोग फंस गए हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। बिना एक पल गंवाए पूरा परिवार नीचे की तरफ दौड़ पड़ता है। इस बार सबसे आगे पांचों पति होते हैं। वो बांस और रस्सियां लेकर भागते हैं। प्रिया और बाकी बहुएं बच्चों और महिलाओं को संभालने लगती हैं। श्यामलाल बुजुर्गों को सहारा देकर ऊपर भेजते हैं। कमला देवी छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाती हैं। घबराइए मत, सब लोग एक एक करके ऊपर चलते रहिए, बिल्कुल घबराइए मत। काफी देर की मशक्कत के बाद पूरा गांव सुरक्षित पहाड़ पर पहुंच जाता है। सबकी सांसें तेज चल रही होती हैं। पहाड़ पर बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। गांव वाले पहली बार ध्यान से चारों तरफ देखते हैं। मजबूत पत्थरों का घर, सुरक्षित रसोई, हरी भरी सीढ़ी नुमा खेती और भरा हुआ बारिश का पानी, सब कुछ वैसा ही है जैसा कई दिनों पहले था। कुछ भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं बहा। उधर नीचे पूरा गांव बर्बाद हो चुका होता है। ये देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक गांव वाला जो सबसे ज्यादा ताने मारता था, धीरे धीरे आगे आता है। बहुओं, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। हमें लगा था कि तुम पागलपन कर रही हो, लेकिन आज अगर हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो हाथ जोड़ लेता है। धीरे धीरे पूरा गांव भी हाथ जोड़ लेता है। सभी गांव वाले एक साथ माफी मांगने लगते हैं। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अगर हम एक ही गांव के हैं तो फिर माफी कैसी? आज से हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। पहाड़ की सीढ़ी नुमा खेती में ताजी सब्जियां लहलहाने लगती हैं। पांचों बहुएं सब्जियां तोड़ती हैं और पांचों पति उन्हें बाजार में बेचने जाते हैं। इससे अच्छी कमाई होने लगती है। आज तो सारी सब्जियां अच्छे दाम में बिकी हैं। अब और घर भी बनेंगे। धीरे धीरे पहाड़ पर नए घर बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद जहां पहले एक घर था, अब वहां पूरा नया गांव बस चुका होता है। बच्चे खेल रहे होते हैं, औरतें हंसते हुए काम कर रही होती हैं और पुरुष मिलकर नए नए घर बना रहे होते हैं। देखो, हमारा सपना पूरे गांव का सपना बन गया है। नेहा खेत से सब्जियां तोड़ती है। निशा जड़ी बूटियां लाती है। रिया रसोई में खाना बनाती है। प्रिया पानी भरती है और पूजा बारिश के पानी की नालियां देखती है। सब मिलकर खाना तैयार करते हैं। अब इस पहाड़ पर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।
पूरा गांव एक साथ बैठकर भोजन करता है। जिन लोगों के घर अभी बन रहे होते हैं उनका खाना भी यही परिवार बनाकर खिलाता है। भाई जब तक सबके घर नहीं बन जाते तब तक सबका खाना यही बनेगा। उस दिन पांचों बहुओं ने सिर्फ एक घर नहीं बनाया था, बल्कि नई सोच की नींव रखी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि हिम्मत, समझदारी और परिवार साथ हो तो हर मुसीबत नई शुरुआत का रास्ता बन जाती है।